हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में 55 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अभी तक 52% वोटिंग हो चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना। दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों के 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसका फैसला आज 2 करोड़ वोटर्स करेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। अभी तक 50% मतदान हो चुका। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रदेश के 82 लाख से ज्यादा मतदाता 632 प्रत्याशियों की राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर 301 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है, जिनमें बीजेपी के 40, कांग्रेस के 39, टीएमसी के 26 और एमजीपी के 13 और 67 निर्दलीय हैं। और साथ ही राज्य के कुल 11,56,000 वोटर्स इनकी किस्मत तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मतदान किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नकवी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े दिखे। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। इस बीच राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और उनकी पत्नी ने मतदान केंद्र संख्या 15 पर मतदान किया। साथ ही लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में मतदान किया और इनके साथ ही उनके लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग घरों से बाहर आइए और वोटिंग के लिए पुराने रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। हम वहीं आश्वस्त हैं कि इस बार राज्य की जनता हमें 60 से ज्यादा सीटें देकर आशीर्वाद देगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा चुनाव में मतदान किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा ने 10 साल से जो काम किया है वो लोगों के सामने है। उसे देखकर स्थिर सरकार बनाने के लिए हमारे सभी उम्मीदवारों के लिए मतदान करें। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच शाहजहांपुर में भी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। बाद में उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शाहजहांपुर में 6 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अकबरपुर विधानसभा में पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले से ही मनाई जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे। जीत बीजेपी की होगी। पीएम ने कहा कि यूपी में दूसरे चरण में जो ट्रेंड आया है वो पहले चरण की वोटिंग में हुआ है। उसमें पता चला है कि बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार फिर आ रही है, पूरे जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी बात के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही हैं। कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज में मुस्लिम लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। राज्य में बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में जा रही हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल लाभ मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के देहात में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 के बाद में यूपी में अब दंगे नहीं होते, बल्कि प्रदेश में अब शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। इस दौरान उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है लेकिन काम वहीं तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद स्थिति साफ होती जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गजबा ए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सरकार वही संविधान के अनुसार काम करेगी, ना ही कि शरीयत कानून के तहत काम किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस को डूबने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, भाई बहन कांग्रेस को डुबाने के लिए काफी है। पंजाब में बढ़ते ड्रग्स कारोबार के बीच वहीं होशियारपुर में राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स को लेकर सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी ने मेरा मजाक उड़ाया। हमने कोरोना के बारे में भी बीजेपी सरकार के सामने बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, जिससे देश में इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल जारी है। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आए गए सुनवाई शुरू हो गई है और साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील देवदत्त कामत ने दलील दी है कि सरकार की ओर से हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध सही है। अनुच्छेद 25 के तहत पाबंदी कानून रूप से सही नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने मीडिया से अधिक जिम्मेदार बनने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया जा सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को सभी मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के आदेश 2 दायरे और 2 धाराएं जोड़कर नया आदेश जारी किया है। आजम खान उत्तर प्रदेश के चुनावी शोरगुल से दूर जेल में हैं। इस बीच उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने से किसी को फायदा होगा तो ये उसकी गलतफहमी है। 10 मार्च को भाजपा इसकी प्रतिक्रिया देगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर NH से करीब 2500 जवानों को लेकर वहीं 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। तभी सीआरपीएफ के काफिले को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में विस्फोट हो गया और इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर के लेथपोरा में सेना के जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनकी शहादत को याद किया। आज पूरा देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वश्रेष्ठ बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि पुलवामा में 2019 में शहीद हुए सीआरपीएफ के बहादुर जवानों के बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2 दिन तक चले आईपीएल में मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने 551 करोड़ में कुल 204 खिलाड़ी खरीदे। इनमें से 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं और साथ ही पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा, जिसके बाद ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। दूसरे दिन लियाम लिंग्विस्टन को पंजाब किंग्स ने 11.50 करोड़ में अपनी टीम से जोड़ा है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और पंजाब ने अधिकतम 25-25 खिलाड़ियों का कोटा पूरा कर लिया। लखनऊ की टीम 21 खिलाड़ियों की ही बन सकी है। अन्य टीमों में गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद में 23-23, राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स में 24-24 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 22 खिलाड़ियों की टीम बनाई है। ऑक्शन के दूसरे दिन कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं रहा। वहीं मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को कोई भी खरीदार नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले एरोन फिंच, इंग्लैंड के वनडे और टी20 टीम के कप्तान ओवेन मॉर्गन को भी कोई खरीदार नहीं मिला। वहीं चेतेश्वर पुजारा भी अनसोल्ड रहे। देश में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे। 24 घंटे के अंदर कोरोना की 34,113 नए मामले सामने आए। इस दौरान वहीं 91,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 346 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4,78,000 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,707 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 4,750 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं। कोरोना की पहली लहर से अब तक
10 लाख लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,929 हो गई, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 579 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में 56, दुर्ग में 53, राजनांदगांव में 17 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 860 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,909 हो गई है। मंडला के नर्मदा नदी पर रपटा घाट पे 2 युवक डूब गए। रेस्क्यू टीम ने नदी से एक युवक का शव वाहन निकाल लिया और जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं मौके पर होमगार्ड और कोतवाली पुलिस तैनात है। बीजापुर में बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने नक्सलियों से सब इंजीनियर और मिस्त्री को छोड़ने की अपील की है। दरअसल सब इंजीनियर का 3 दिन पहले नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। रायपुर में प्रभावित किसान और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई है। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। किसानों की कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है। जिन मांगों पर सहमति बनी है उसको लेकर किसानों के साथ चर्चा करेंगे और सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, जल्दी फैसला लिया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुंडलपुर पंच कल्याण गजरत महोत्सव के संबंध में बैठक ली, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वर्चुअली जुड़े। इसके साथ ही मंत्री ओम प्रकाश और पूर्व मंत्री मलैया भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 16 फरवरी को संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दौरान प्रदेश में कई आयोजन भी होंगे और साथ ही संत रविदास की भजन गाए जाएंगे। वहीं योजनाओं पर आधिकारिक केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 16 फरवरी को बीजेपी भी प्रदेश भर में संत रविदास जयंती मनाएगी, तो कांग्रेस भी सागर में बड़ा सम्मेलन करेगी। और इस पर्व पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार पे एससी वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, जो एक परिवार की भक्ति में लीन है वो क्या समझेंगे संत रविदास जी को। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर कहा कि हम भगवान रविदास जी की जयंती पहले से मनाते आए हैं, लेकिन कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। साथ ही सारंग ने कहा कि कार्यक्रम करना कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 18 फरवरी को अपने निवास में जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान बूथ मंडलम सेक्टर पर चर्चा होगी। साथ ही घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की राशि सांसदों के समान होनी चाहिए, क्योंकि विधायक के पास ज्यादा से ज्यादा काम आते हैं। साथ ही विधायक निधि जारी होने वाली राशि के नियम भी सरल होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज से फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के चलते बंद स्कूल 38 दिन बाद आज से फिर खोल दिए गए हैं। वहीं प्राइमरी कक्षाएं अभी बंद रहेंगी और पिछली बार कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल को बंद किया गया था। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर की परीक्षा कल से होगी। परीक्षा हॉल में छात्रों को 100% क्षमता के साथ बिठाया जाएगा। 8 जिलों में होने वाली इस परीक्षा में नियमित और प्राइवेट के 22,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। तहसील कार्यालय में कर्मचारियों से मारपीट मामले में राजधानी रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि रायगढ़ में वकील और तहसीलदार के बीच में हुई मारपीट थी और जिसके बाद से कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट मामले में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिकारियों ने घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। इस हड़ताल का 6 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी के बाद हड़ताल खत्म होगा।
कवर्धा जिला में भोरमदेव चौकी के गांव में आदिवासी महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने डरा धमकाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को ग्राम झंडी से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। वही मामले की जांच जारी है। सरायपाली में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने वहीं लकड़ी तस्करी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 महीने बाद इस चौक पर घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि दिसंबर में लकड़ी के साथ 6 तस्करों को दबोचा गया था, जिनके पास से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध लकड़ी जब्त हुई थी।